हाँ तो दोस्तों, यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की। हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे फिनॉल बनाई जा सकती है, एक एक करके हम वो सब देखेंगे। ठीक है जी। तो यार पहले एक दो लाइनें हैं एनसीईआरटी की, वो हम देख लेते हैं, फिर एक एक करके मेथड्स पाएंगे। ठीक है, देखो पहली लाइन क्या है, फिनोल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। देखो फिनोल है, इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। क्यों साहब? देखो जो फिनोल है पहली बार जो निकाली गई थी अर्ली 19 में, वो निकाली गई थी कोल तार से। ठीक है, और ये क्या स्लाइटली एसिडिक भी थी, इसीलिए इसे हमने बोल दिया था कार्बोलिक एसिड। ठीक है, लेकिन देखो यार अब कोल तार से यार फिनोल नहीं बनाई जाती। देखो क्या लिखा हुआ है, नाउ ए डे। ठीक है, फिनोल इज कमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली बनाई जाती है। ठीक है, और इन लेबोरेटरी फिनोल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स है, उनसे बनाई जाती है लेबोरेटरी में, और वही मेथड्स हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो बिना देरी के यार मेथड्स को हम फटाफट शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो यार सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम हेलोअरीन की। ठीक है, हेलोअरीन की हम बात करने वाले हैं। देखो यहाँ क्या होगा, क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे NaOH से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। ठीक है, तो देखो क्लोरोबेंजीन है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो क्लोरोबेंजीन है, ये जो क्लोरीन है, इसका क्या होता है, रेजोनेंस हो रहा है साहब। और रेजोनेंस की वजह से क्या है, जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड यार बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, इसलिए इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमको बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 623 केल्विन, और प्रेशर चाहिए लगभग 300 ATM, तब जाके रिएक्शन होगी। तो होगा क्या, एंड देखो क्लोरीन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaOH से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तो होगा क्या, क्लोरीन हटेगा, ये OH आके जुड़ जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है साहब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो हमने पहले देख चुके हैं वैसे इसे। और लेकिन यार एक और बात ध्यान रखना, डायरेक्टली ये नहीं बन जाएगा। पहले क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिर इसकी क्या करेंगे, एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तब जाके बनेगा क्या, हमारा फिनॉल। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, बीच में एक क्या बनेगा, इंटरमीडिएट सोडियम फिनॉक्साइड भी बनेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एसिड से इसकी रिएक्शन कराएंगे, तब जाके फिनॉल बनेगा। ठीक है जी। तो यार ये जरूर याद रखना, पहला मेथड हो गया हमारा फ्रॉम हेलोअरीन। हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन करा दी किससे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। तो क्या हुआ, क्लोरीन हटा और OH लग गया, और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया हमारा फिनॉल। ठीक है, अब देखो सेकंड मेथड है फ्रॉम बेंजो सल्फोनिक एसिड। बेंजो सल्फोनिक एसिड से क्या बनाएंगे आप, फिनॉल। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो सबसे पहले हम बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे ओलियम से। ओलियम क्या होता है, H2S2O7। ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा, ये सारी रिएक्शन होगी, इससे यार एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा SO3। ठीक है, SO3 है वो इस पे आके जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर क्या करेंगे, NaOH की रिएक्शन कराएंगे हम, है ना, एसिडिक मीडियम में, तो ये हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो रिएक्शन है वो भी NSR है। यहाँ क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया OH माइनस, इसने इसको रिप्लेस किया और खुद आके जुड़ गया। ठीक है, तो एक और बात, यहाँ देखो फिनॉक्साइड आयन भी बनेगा बीच में। ठीक है, एक फिनॉक्साइड आयन भी बनेगा, फिर एसिड से रिएक्शन कराएंगे, फिर जाके फिनॉल बनेगा। डायरेक्ट ही नहीं बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बनेगा, बीच में एक क्या बन रहा है, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब देखो एक बार हम एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम ओलियम से कराएंगे। ओलियम क्या होता है, H2S2O7। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो बेंजीन है, इसमें सल्फोनिक एसिड जुड़ जाएगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब देखो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH से, तो होगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यार ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिर क्या होगा यार, एसिड मीडियम में इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, लास्ट में फिनोल बन जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म इज कन्वर्ट टू सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया ऑन हीटिंग विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई और बन गया क्या, सोडियम फिनॉक्साइड बीच में, फिर एसिडिफिकेशन कराया और बन गया लास्ट में फिनॉल। ठीक है जी। देखो यार आगे चलते हैं, आगे यार हम फिनॉल बनाएंगे फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट। देखो डाइएजोनियम सोल्ट है, इससे हम बनाने वाले हैं साहब क्या, फिनॉल। देखो डाइओजेनियम सोल्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्या होता है डाइओजेनियम सोल्ट, तो ये है डाइओजेनियम सोल्ट। देखो यहाँ R है, एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये R N ट्रिपल बॉन्ड N
Cl माइनस, और ये जो N है यहाँ देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आता है। और ये क्या है, यहाँ ये बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है, और एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, यानी बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक है, ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है यहाँ से नाइट्रोजन गैस यानी N2, ठीक है। तो देखो एक बार क्या डाइओजोनियम सोल्ट क्या है, R N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और Cl पॉजिटिव, ठीक है। क्लोरीन आ गया तो इसे डाइओजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, ये जो N है इस पॉजिटिव है तो बहुत ही अनस्टेबल है, और ये जो होता है बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से N2 है बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। देखो ये यहाँ से N2 निकलेगा और R है इसे पॉजिटिव आ जाएगा। देखो R एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एनिलीन है, इससे बनाते हैं क्या, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखो एनिलीन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaNO2 प्लस HCl से, ठीक है। देखो यार ये दोनों मिलके देते हैं क्या, नाइट्रस एसिड। देखो यार एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, देखो NaNO2 है वो HCl के साथ रिएक्ट करके बनाता है नाइट्रस एसिड, ये है साहब HNO2। और देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देता हूँ, एनसीईआरटी में तो नहीं है ये। देखो जो नाइट्रस एसिड है H+ के साथ बना लेता है NO पॉजिटिव, और ये NO पॉजिटिव है ये क्या एनिलीन के साथ मिलके बनाता है क्या साहब, डाइएजोनियम सोल्ट या डाइओजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यार ये है एनिलीन, इसकी रिएक्शन हम करा दी, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaNO2 प्लस HCl से, इससे आया HNO2 और इसने दिया NO पॉजिटिव, जो क्या करेगा है ना, इसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, NO पॉजिटिव है, एक सेकेंड यार, NO पॉजिटिव है, इसके साथ रिएक्ट करके बना लेगा क्या, डाइओजोनियम क्लोराइड, है ना, और यहाँ बेंजीन लगी हुई तो नाम हो जाएगा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो यार अब बहुत ही आसानी से क्या फिनोल बन जाएगा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया ये बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ये, ठीक है। और क्या यहाँ OH लग जाएगा और बन जाएगा हमारा फिनोल, ठीक है जी। और देखो यार ये जो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड है बहुत ही अनस्टेबल होती है, तो ये केवल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है उसी में स्टेबल होती है, ठीक है। अब देखो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो देखो एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है, ए डाइओजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ठीक है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहेगा साहब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसी में स्टेबल होता है ये। तो ये देखो कैल्विन में ये हो गया, फिर देखो डाइओजोनियम सॉल्ट बना साहब, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई और बन गया अपना फिनोल, ठीक है। या फिर यार देखो डाइल्यूटेड एसिड है, उससे भी हम इसकी रिएक्ट कराएंगे, थोड़ा सा हीट देंगे तो भी ये बन जाएगा, ठीक है जी। देखो जो डाइल्यूटेड एसिड है मतलब वहाँ भी वाटर तो होगा ही, ठीक है, तो यार ये आसानी से वो भी रिएक्ट कर लेगा, ठीक है जी। अब देखो हम आगे चलते हैं यार, आगे हम क्यूमीन है, इससे बनाएंगे साहब फिनोल। और देखो एक लाइन लिखी हुई है देखो साइड में यहाँ, द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनोल इज फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से ही होता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वर्ल्ड में फिनोल का, ठीक है। अब देखो क्यूमीन क्या होता है, देखो आइसो प्रोपाइल बेंजीन है, इसे ही हम बोलते हैं क्यूमीन, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ऑक्सीजन है, इससे इसकी रिएक्शन करा देंगे और ये ऑक्सीजन यहाँ आके लग जाएगी और बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या होगा, इसे हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करेंगे तो होगा क्या, देखो यार यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ OH इस पे लग जाएगा आके और ये एसीटोन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा समझते हैं यार कैसे हुआ ये, ठीक है, क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड कैसे बनता है ये समझते हैं पहले तो, ठीक है। देखो यार ये क्यूमीन है, ठीक है, देखो ये होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और देखो यहाँ रेडिकल बन गया, कार्बन रेडिकल, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन है ये, यहाँ भी क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो यार ये इस वाले कार्बन से आके जुड़ जाता है और इस तरह से क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यार क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से फिनोल कैसे बना यार, इसकी मैकेनिज्म है बहुत ही बड़ी है और कोई काम की भी नहीं है, ठीक है। तो आप इतना याद रख लेना, देखो होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और ये एसीटोन बाहर निकल जाता है और जो OH है वो यहाँ के जुड़ जाता है और फिनोल बन जाता है, ठीक है। देखो यार एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिनोल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या होगा,
इट इज कन्वर्टेड टू फिनोल एंड एसीटोन, ठीक है, फिनोल और एसीटोन बन जाएंगे बाय ट्रीटिंग इट विथ डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड से इसे ट्रीट किया तो क्या बन गया था, फिनोल एंड एसीटोन। एसीटोन क्या है, बाई प्रोडक्ट, हमको बाई प्रोडक्ट मिलता है। इट इज आल्सो ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटीज बाय दिस मेथड, ठीक है जी। तो देखो यार, इस तरह से जो प्रिपरेशन मेथड्स थे, ठीक है, बेंजीन बनाने के, वो तो खत्म हो चुके हैं। अब देखो यार, एक और चीज़ है जो हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनोल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अल्कोहल और फिनोल की, वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं, 5-6 मिनट में हो जाएगा ये पूरा। हाँ तो दोस्तों यार, अब हम आगे बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात आती है सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रपोज होता है मोलिकुलर वेट के। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है यार, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो ये जरूर याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रपोज होता है मोलिकुलर वेट की। जैसे हम यहाँ देखें तो देखो, यहाँ तीनों में सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट है यहाँ, क्योंकि देखो 3 कार्बन है, यहाँ 2 ही है, यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट हो जाएगा किसका, इस वाले का। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका, और सबसे कम हो जाएगा, है ना, जिसमें 1 कार्बन यानी CH3OH का, ठीक है जी। अब देखो यार, दूसरे नंबर वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। देखो यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यानी मोलिकुलर वेट तो सेम हो गया यार। अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और किसका कम, ठीक है। तो देखो यार, आगे चलते हैं। देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यार मॉलिक्यूलर वेट सब सेम हो गया, तो अगली बात करेंगे ब्रांचिंग की। ब्रांचिंग की। देखो यार, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगता है। देखो ऐसा समझते भी हैं क्यों। देखो जैसे ब्रांचिंग बढ़ी तो देखो यार, सरफेस एरिया यहाँ तो ज़्यादा था, यहाँ देखो कम हो गया, और ब्रांच अगर हम बढ़ा दे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो क्या, इंट्रैक्शन भी कम हो रहे हैं, इसलिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो देखो लीनियर वाले का सबसे ज़्यादा हो जाता है, ब्रांच बढ़ी, ठीक है, तो कम हो गया, और मान लो यार और ब्रांच हम बढ़ा दें तो और कम हो जाएगा, ठीक है। यार ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक का, है ना। तो यार एक बार वापस, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रपोज होता है मोलिकुलर वेट के, और इनवर्सली प्रपोज होता है ब्रांचिंग के। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं हम थोड़ी। तो देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल एंड फिनोल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी देखो कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मोलिकुलर वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे अल्कोहल और फिनोल के, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यार, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, इन अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, ठीक है। जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो सरफेस एरिया कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है, द OH ग्रुप इन अल्कोहल और फिनोल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी देखो जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेते हैं, और फिनोल के भी। तो देखो एक बार वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या हो रहा है, देखो अल्कोहल और फिनोल है, उसके मॉलिक्यूल है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहे हैं, ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहे हैं। तो यार ये क्या करता है, औरों के कंपेरिजन में जो अल्कोहल और फिनोल है इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। देखो आगे यही लिखा हुआ है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल और फिनोल आर हायर इन कंपेयर टू अदर क्लास ऑफ द कंपाउंड, जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है। इनसे क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों साहब, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। देखो यार, ये और बेहतर समझ आएगा एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो यार ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी यही है। ये देखो, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, और ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। तो देखो ये अल्कोहल है, इसमें क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। देखो एक और बात, देखो मोलिकुलर वेट की हम बात करें तो लगभग सबके सेम ही है। यहाँ भी देखो 2 CH3 है, यहाँ भी 2 CH3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो देखो मोलिकुलर वेट तो सबके सेम है लगभग। अंतर क्या है, देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ हम देखें तो देखो ईथर में क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियल, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार, ना डाइपोल अट्रैक्शन है, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखो यार, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है अल्कोहल का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ, फिर हो जाएगा ईथर का, और हाइड्रोकार्बन में तो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है।
देखो आप यहाँ एनसीईआरटी में देख सकते हो, ये तो है क्या अल्कोहल, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं, यहाँ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है यार, देखो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट देखो तो 351 है, यहाँ 248 है और यहाँ 231 है। तो सबसे ज़्यादा है अल्कोहल का, फिर ईथर का और सबसे कम हाइड्रोकार्बन। तो अब हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल और प्रोपेन हैव कंपेरेबल मोलिकुलर मास। देखो लगभग लगभग इनका मोलिकुलर मास जो है मतलब मोलिकुलर वेट है वो सेम है, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली। लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का है यहाँ, है ना, इसमें मिथॉक्सीमीथेन यानी ईथर में। ठीक है, देखो ये है मिथॉक्सीमीथेन, है ना, ईथर वाला, इसमें क्या है इन दोनों के बीच में आ रहा है ये, इसका तो बहुत कम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा यार डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा होगा, है ना, यहाँ पार्सल नेगेटिव है पार्सल पॉजिटिव है तो थोड़ा अट्रैक्शन है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया इसका, और इसका तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यार यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही। तो यार यही लिखा हुआ है आगे भी, द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन दैम विच इज लैक इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, है ना, ईथर और हाइड्रोकार्बन तो है नहीं यार ये सब। अब देखो आगे चलते हैं यार, आगे हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं साहब सॉल्युबिलिटी की। तो देखो यार जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि यार वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए सॉल्युबल होते हैं। देखो पहली लाइन तो यही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द एयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो वाटर मॉलिक्यूल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए क्या है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब देखो अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल और एलाइल। ठीक है, देखो यार ये है सब अल्कोहल। अब देखो यार ये वाला पार्ट तो क्या है सॉल्युबल है ना, वाटर के साथ तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जो आर वाला पार्ट है यानी जो एल्काइल वाला पार्ट है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर है उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो यार जैसे जैसे ये बढ़ेगा क्या है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी घटती जाएगी। ठीक है, तो यार ये देखो आर वाला पार्ट जितना बड़ा होगा उतना क्या सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार वापस बता देता हूँ, देखो ये है साहब अल्कोहल। ठीक है, अब देखो ये एल्काइल वाला पार्ट है। अब यार ये जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि यार ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता इसलिए। ठीक है, यार यही लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल या एराइल। दोनों क्या है हाइड्रोफोबिक है, ये जैसे जैसे बढ़ेंगे है ना सॉल्युबिलिटी भी घटती जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो यार लोअर मोलिक्यूलर मास वाले जो अल्कोहल है, ठीक है, देखो उनमें क्या होगा, आर छोटा होगा, जैसे ये हो गया है ना, ये हो गया, इनमें क्या है जो ये आर वाला पार्ट है वो छोटा है, तो ये क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो कम होता जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, देखो लोअर मोलिकुलर मास वाले जो अल्कोहल है वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, मिसेबल होते हैं वाटर में। ठीक है, तो यार यही लिखा हुआ है। तो यार इस तरह से यार फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो चुकी है। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारा वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को देखा और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी हमने देख ली है। तो यार वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट करें। धन्यवाद।